सिलेबस है, तो ये हम नहीं बोल सकते कि इसमें से कौन सा मार्क्स आएगा। हो सकता है आपका एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन आए, डेफिनेटली एमसीक्यू में तो आएगा ही, उसके साथ में एक वाक्य वाले प्रश्नों में भी आपका ये प्रश्न आएगा, 2 मार्क वाले में भी आ सकते हैं, 3 मार्क वाले में आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो जब तक आप लोग इसका एग्जाम ना दे लो तब तक हमें नहीं पता है। और ये 2 चैप्टर से 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो उसके लिए आपको पढ़ना कैसा है, अब जब जो क्वेश्चन आपके 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 10 से 15 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको रिड्यूस तो बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हम पहले पढ़ेंगे नैतिक शिक्षा। आज के डेट पे ज़रूरी है, हर क्लास में बच्चों को नैतिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए जाते हैं ताकि हमारा जो ज्ञान का क्षेत्र है और ज़्यादा विस्तृत हो जाए। तो भारतीय कलाएँ, अब भारतीय कलाएँ शब्द आपने बहुत बार सुना होगा और आपको लगता होगा कि भारतीय कलाएँ है क्या। तो आप जानते हो कि भारत जो है वो कला प्रिय देश है, यहाँ पर अनेक तरह की कलाएं हैं और कलाओं की अपनी भाषा होती है। अब भाषा कैसी होती है, देखो हम भाषा क्या है, हम लिखित भाषा या मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो भाषा में हम अपने भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। वैसे ही कलाओं के जरिए भी हम अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त करते हैं। एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, चाहे वो चित्रकला के माध्यम से हो, चाहे संगीत कला के माध्यम से हो, चाहे नृत्य कला के माध्यम से हो। तो यहाँ पर आपके तीनों तरह की कलाओं को दिया गया है और इन कलाओं का जो इतिहास है ना वो काफ़ी पुराना है। जब तक हम उस इतिहास को नहीं जानेंगे हमको तो ये पता ही नहीं चलेगा कि ये कलाएं आई कहाँ से हैं। तो अगर हमको भारतीय कलाओं को जानना है तो हमको उसके इतिहास, उसकी विरासत के बारे में जानना होगा कि इन कलाओं की खोज कब से हुई, इनके साक्ष्य कब से हमको मिल रहे हैं। तो हमारा ज्ञान तभी पूर्ण हो सकता है जब हम उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें। तो आप लोग जानते हो कि भारत जो है उत्सव प्रिय है। इन कलाओं का संबंध हमारे उत्सवों से, हमारे फसलों से या फिर हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। तो देखो भारतीय कलाओं की अपनी भाषा होती है, जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। जो एक अच्छा चित्रकार होता है, जो कलाकार होता है, वो अपने चित्रों के माध्यम से अपने भावों और विचारों को प्रस्तुत करता है। जो नृत्य कला में पारंगत होते हैं वो नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, जो संगीत कला में पारंगत होते हैं वो संगीत के माध्यम से करते हैं। वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ भी देखते, सुनते हैं या किसी न किसी रूप में नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र से उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है, चिड़ियों की चहचहाहट को गायक स्वरों में सजाता है और नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। तो ये जो नर्तक है, गायक है या जो चित्रकार है वो अपने भावों और विचारों को अपने कला के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं या व्यक्त करते हैं। कभी चित्रों से तो कभी गीतों से, कभी नृत्य से तो कभी संगीत से। यह कहते सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों से लगातार जारी है। अगर आप लोग को ये लगता है कि ये जो कलाएं हैं आजकल में ही हमारे जीवन में आई हुई है, तो ऐसा नहीं है। कलाओं का इतिहास काफ़ी पुराना है और जहाँ से हमको उसका साक्ष्य मिलता है, मतलब आदि काल से लोग अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए क्या करते थे, जब भाषा भी नहीं थी तब वो क्या करते थे, साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, मतलब सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। सांकेतिक भाषा में एरो का चिन्ह बना दिया या शिकार खेलने का चित्र बना दिया, किसी जानवर का चित्र बना दिया। जब उनके पास भाषा और मौखिक भाषा या लिखित भाषा नहीं था तो वो अपने दूसरे मनुष्यों तक पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करते थे। तो इसे वो जो संकेत थे वही चित्र थे, एक प्रकार के वही चित्र थे। लेकिन हमारे पास इन चित्रों का जो इतिहास है वो 7वीं 8वीं शताब्दी से है। हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। आप सब जानते हैं कि भारत उत्सवों का देश है। हमारे देश में हर महीने नए नए तरह के उत्सव होते हैं। विविधता हमारी पहचान है। हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, जो उसमें अनेक तरह की विविधताएं हैं। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विभिन्न कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। भारत के हर एक राज्य की अपनी अपनी कला है, अपनी अपनी संस्कृति है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों को अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं और आपने यह भी देखा होगा कि इन कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब कलाओं का संबंध उत्सवों और त्योहारों से भी बराबर जुड़ा हुआ है। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी, ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हुई है।
मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत के विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। कि आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और इसे केवल मनोरंजन या अलंकृत होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं से सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। तो कितनी सुंदर बात यहाँ पे कही गई है कि कलाएं जो हैं वो वास्तव में अतीत और वर्तमान के बीच की कड़ी है जो उन दोनों को जोड़ती है। तो कलाओं से हम अपनी विरासत को जानते हैं, हम अपनी संस्कृति को जानते हैं, हम अपनी सभ्यताओं को भी जानते हैं और इनके साथ हमारा संबंध प्राचीन समय से है, आदि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। तो ये जो प्राचीन परंपराओं को हमारे में सतत निरंतरता बनाए रखती है। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जनजाति और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। आज आप लोग शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य के बारे में सुनते हैं ना, वो भी उसी से संबंधित है। किससे? लोक कलाओं से। मतलब इनका संबंध भी लोक से ही है। लोक कलाओं का ही परिष्कृत या परिवर्धित रूप जो है वो शास्त्रीय कलाएं हैं। तो एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में सभी कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर इसका संबंध व्यवसाय से जुड़े तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मतलब प्रारंभ में ये जो कलाएं थी ना, ये इन कलाओं का संबंध समूह से था। मतलब सामूहिक रूप से इन कलाओं को लोग व्यक्त करते थे। चाहे वो नृत्य हो तो समूह बनाकर लोग नृत्य करते थे, गायन है, संगीत है तो समूह सामूहिक रूप से गायन करते थे। लेकिन धीरे धीरे आगे चलकर लोगों ने इसको अपना व्यवसाय बना लिया। जब व्यवसाय बना लिया तो इसका एकल रूप, एकल नृत्य या एकल संगीत या एकल चित्रकारी देखने लगे, क्योंकि उससे उनको पैसे मिलते थे उस कलाओं के। लेकिन आरंभ में ये सामूहिक रूप से ही होता था। बाद में चलकर इनका संबंध व्यवसाय से जुड़े तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजा और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों से बंधी। जो लोग केवल मनोरंजन के लिए या अपने थकान उतारने के लिए इन कलाओं का प्रयोग करते थे, एक दूसरे का मनोरंजन करने के लिए कलाओं का प्रयोग करते थे, मध्यकाल के आते आते तक वो राजाओं के इर्द गिर्द चली गई। मतलब राजा जो थे अपने देख रेख में इन कलाओं का प्रदर्शन किया जाता था। तो उसके बाद ये थोड़ी सी और शास्त्रीय होती गई। वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और पुरस्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते थे। अब राजाओं के पास पुरस्कार देने को धनराशि होती थी, तो जिस भी कलाकार की कला उन्हें अच्छी लगती थी वो उसे पुरस्कृत करते थे। तो लोगों ने भी अपनी कला को और अधिक निखारने का प्रयत्न किया ताकि उन्हें अपनी कला के माध्यम से पैसे कमाने का मौका मिले या उनकी जीविका का साधन बन सके। इस तरह मंदिरों और महलों से विकसित होती हुई ये कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में तो पराकाष्ठा पर पहुंच गई। मतलब गुप्त साम्राज्य के आते आते कलाओं ने अपना उच्च स्थिति हासिल कर लिया था। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। तो आप भरत मुनि का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं के नाट्य शास्त्र में इन कलाओं का उल्लेख है और वहीं से इन कलाओं को शास्त्रीय रूप में ढाला गया। शास्त्र में संगीत, नृत्य, अभिनय कलाओं को एक शास्त्रीय कला का स्वरूप दिया। फिर भी लोक कलाएं अपनी जड़ों से पूरी तरह जुड़ी रहीं। आज भी कलाओं की जड़ें लोक में ही हैं, चाहे चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। कलाएं भले ही शास्त्रीय हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने लोक कलाओं का साथ छोड़ दिया। लोक कलाएं आज भी हैं। विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की कलाओं के बारे में हम आगे जाकर पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी तरह की कलाओं का प्रचलन है। भले ही इन्हीं लोक कलाओं से ही शास्त्रीय कलाएं भी बनी या शास्त्रीय संगीत भी बनी। तो शास्त्रीय और लोक कलाओं के बीच कभी न खत्म होने वाला संवाद ही इसकी ताकत है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो कभी भी टूटने वाला संबंध नहीं है। तो ये था भारतीय कला के बारे में आपका जो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। ठीक है, चित्रकला, चित्रकारी आप में से भी बहुत लोग करते होंगे, तो चित्रकला के बारे में तो आपको बहुत सारी जानकारी होंगी। लेकिन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ, कौन से राज्य में कौन सी तरह की चित्रकला प्रसिद्ध है या फिर चित्रकलाओं का विकास कैसे हुआ, किस शताब्दी से इसका आरंभ हुआ और आज किस किस तरह के चित्र या किन किन चीज़ों पर चित्रकारी की जा सकती है। चित्रकारी प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी।
जैसा कि मैंने बताया था कि चित्रकारी जो है वो तब से है जब से हमारे पास भाषा भी नहीं थी, तब हम सांकेतिक भाषा का जो प्रयोग करते थे वो भी एक तरह की चित्रकारी थी। तो इसका हमारे जीवन के साथ एक अभिन्न अंग है। प्रागैतिहासिक समय में अपने वातावरण, रहन सहन, भावों और विचारों को मनुष्य ने चित्रों के माध्यम से ही व्यक्त किया। जब आदिम मानव थे ना, जो बात नहीं कर पाते थे, या पशु से धीरे धीरे मनुष्य के रूप में उनका विकास हो रहा था, उस समय भी वो चित्रकारी के बारे में या सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते थे। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्रों को ही माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए चित्र हैं। प्राकृतिक रंगों से मतलब प्रकृति से जो भी रंग मिलते थे उन्हीं से प्राचीन काल में शैल चित्र बनाए जाते थे, मतलब पत्थरों पर, चट्टानों पर, गुफाओं के चट्टानों पर इन चित्रों को बनाया गया था। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए ही जाने जाती है। लोग भीमबेटका की गुफाओं को इसीलिए घूमने जाते हैं क्योंकि इन प्राचीन शैल चित्रों को वहां देखने को मिलता है। इन चित्रों में जीवन की रोजमर्रा की गतिविधि, अब उस समय चित्र में क्या बनाते होंगे? शिकार करना, नृत्य करना, संगीत करना, नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध, साज सज्जा, सभी कुछ दिखाई देता है। गुफाओं में कला सृजन की अति प्राचीन रही है। एलोरा और अजंता की गुफाएं कलाकृतियों के लिए विख्यात हैं। तो आप लोग भी एलोरा और अजंता की गुफाओं के बारे में अगर कभी भी पढ़े हैं तो आप वहाँ के कलाकृतियों के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। 4वीं से 6वीं सदी के बीच गुप्त साम्राज्य कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। अजंता की गुफाएं उन्हीं दिनों खोदी गईं। देखिए, 4वीं से 6वीं सदी के बीच में जो गुप्त साम्राज्य था वो कलाओं के लिए जाना जाता था, और अजंता की गुफाएं उसी काल की हैं, उसी सदी की हैं। कौन सी सदी की? 4वीं से 6वीं सदी में। उनके दीवारों पर चित्र बनाए गए। बाग और बादामी की गुफाएं भी इसी जमाने की हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र इतने आकर्षक हैं कि आज तक के कलाकारों पर गहरा असर डालते हैं, और ऐसा मानना है कि अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था। यहाँ पर आपका MCQ प्रश्न का एक क्वेश्चन है कि अजंता के दीवारों पर जो चित्र थे उन्हें किसने बनाया था? तो बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा वो बनाया गया था। 7वीं-8वीं सदी में चट्टानों को काटकर एलोरा की गुफाएं तैयार की गई। उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्हीं के बीच कैलाश का बहुत विशाल मंदिर है। देखो, एलोरा की गुफाओं की विशेषता यही है कि वहाँ पर कैलाश का एक बहुत विशाल मंदिर है, मतलब शिव जी की एक बड़ी सी मंदिर है। इन मानुषी कला सृजन को देखकर आश्चर्य होता है, मतलब 7वीं-8वीं सदी में मनुष्यों ने इतनी सुंदर कलाकृति की थी, ये देखकर हमको आश्चर्य होता है। उन दोनों मनुष्य ने अपनी इसकी कल्पना कैसे की होगी, फिर इस कल्पना को साकार करने के लिए कितना परिश्रम किया होगा। आज तो हम अगर कोई चीज करना चाहें तो हमको बड़ी आसानी से चीजें उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन 7वीं-8वीं शताब्दी में हमारी सभ्यता का विकास ही कितना हुआ था, और उस समय जो इतनी सुंदर चित्रकारी के नमूने वहां देखने को मिलते हैं कि यही आश्चर्य की बात है कि उस समय उन लोगों ने इतना परिश्रम किया कैसे होगा। लगभग इसी समय निर्मित एलिफेंटा की गुफाएं भी हैं। यहाँ त्रिमूर्ति की जबरदस्त मूर्ति है। दक्षिण भारत के महाबलीपुरम की विशाल मूर्ति कला और तंजौर की चित्रकला कला कौशल के अद्भुत उदाहरण हैं। तो जिन भी लोगों को चित्रकारी से या इन कलाओं से प्रेम होता है ना, तो ये वो इन सब जगहों पर घूमने जाते हैं, और ज़्यादातर चित्रकार जिनको इन चित्रों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो ये सब चित्रकला कला कौशल के जो हैं अद्भुत उदाहरण हैं। हम जिसे लघु चित्र के नाम से जानते हैं वे 2 प्रकार के हैं। एक स्थायी, जो कपड़ों पर, किताबों पर, लकड़ी या कागज पर किया जाता है। वो चित्रकारी हम किसी भी चीज पर कर सकते हैं। प्राचीन चित्रकारी हमको किसमें मिलता है? शैल चित्रों पर, पत्थरों पर, चट्टानों पर चित्रकारी मिलता है। उसके अलावा हम कपड़ों पर चित्रकारी देखते हैं, किताबों पर कर सकते हैं, लकड़ी पर कर सकते हैं, कागज पर कर सकते हैं। इसमें आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की कालमकारी, पंजाब की पुलकारी, महाराष्ट्र की वली इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं। इनमें प्रयोग होने वाले सभी सामग्री प्राकृतिक ही होती हैं। मतलब जब इन कलाकृतियों का खोज आरंभ हुआ होगा ना, तो यहाँ पर जो कपड़ों पर, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कपड़ों में जो डिजाइन्स बनाए जाते हैं ना, उसको कालमकारी चित्रकारी कहा जाता है। और उसके बाद हम पंजाब में फुलकारी का काम होता है, जो कि धागे से बनाया जाता है। और उसके बाद महाराष्ट्र में वली से होता है। तो इन सब में जो प्रयोग की जाने वाली जो रंग हैं वो सब प्राकृतिक चीज़ों से ही बनाई जाती हैं।
इन चित्रों की विशेषता ही है कि इनकी विभिन्न प्रकार की शैलियाँ, वनों गाँव के लोग अपनी अपनी पारंपरिक शैलियों में चित्रकारी करते थे। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकार, हमारे जो बहुत प्राचीन मंदिर थे ना वो लकड़ियों के मंदिर हैं, और लकड़ियों पर उन लोगों ने बहुत सुंदर चित्रकला बनाया हुआ है, जिसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। लकड़ियों पर तो आज के जो हमारे क्या बोलते कारपेंटर वगैरह भी जो होते हैं लकड़ियों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी करते हैं, जो इसको कि करना बहुत मुश्किल है और बहुत कठिन है, फिर भी वो इसमें बहुत सुंदर डिजाइन बनाते हैं। इसे किवाड़ पेंटिंग भी कहते हैं। इस चित्रकारी में चित्र के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक कथाओं को अभिव्यक्त किया गया है। उड़ीसा के पट्टचित्र कथा में कवि जयदेव के गीत गोविंद को भी उकेरा गया है। आज भी उड़ीसा में ये पट्टचित्र के ऊपर में बड़े बड़े एग्जीबिशन वगैरह लगते हैं, आपने देखा होगा। तो इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल काले रंगों से उकेरते हैं। आजकल के साड़ियों में भी, उड़ीसा की जो पारंपरिक संबलपुरी साड़ियों में भी इन तरह के पट्टचित्र का प्रयोग किया जाता है, और जो कि काफ़ी महंगी बिकती है। मतलब जिनको भी इस तरह की चित्रकारी आती है वो इसे अपना व्यवसाय के रूप में भी अपना सकते हैं। इसे कागज या पत्तों पर गहरे लाल काले रंगों से उकेरते हैं। देखने की बात है कि गीत गोविंद के पदों के नर्तक ओडिसी नृत्य के माध्यम से भी अभिव्यक्त करते हैं। सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो नर्तक हैं, इन्हीं नर्तकों को ही उन चित्रों पर बनाया जाता है जिसको कि कालमकारी नहीं, जिसको कि पट्टचित्र कहा जाता है। मिथिला की चित्रकारी में मधुबनी चित्रकला भी प्रसिद्ध है। आज भी कलाकार अपनी इस कला को जिंदा रखे हुए हैं। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इन लोक कलाओं की बहुत मांग है। आज के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में इन चित्रकलाओं का बहुत ज़्यादा मांग है। मतलब ये जो चित्रकारी होती है ना, इन चित्रों को बाजार में बहुत अधिक मूल्य में खरीदा और बेचा जा सकता है। अस्थायी कलाओं जैसे कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली जैसी कलाएं काफ़ी प्रचलित हैं। तो कलाएं, चित्रकला तो ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ चित्रों कागज़ पर, कपड़ों पर या लकड़ियों पर या पत्थरों पर करते हैं। जो आपकी अल्पना या जो आपकी रंगोली है, एपण है, कोहबर है, ये सारी भी चित्रकला में ही आती हैं। इन कलाओं का संबंध शादी, त्योहार और उत्सवों से है। इसे क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये अस्थायी इसलिए है क्योंकि ये बनाते और बिगाड़ते रहते हैं। हम रंगोली बनाया, हमने उसको फिर बिगाड़ दिया, या फिर अल्पना बनाया और उसको मिटा दिया गया। तो ये अस्थायी कला है। कुछ कला जो है स्थायी है, जैसे लकड़ियों पर कोई कलाकारी या कपड़ों पर किया गया है या मंदिरों पर किया गया है, वो स्थायी है, और ये अस्थायी कला है। वास्तव में उत्तराखंड में इसे जिसे एपण कहते हैं, अब देखो हमारे देश में विभिन्नताएं हैं, अलग अलग राज्य हैं और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से उन कलाओं को जाना जाता है। तो वैसे ही उसे जिसे उत्तराखंड में एपण कहते हैं, उसी को राजस्थान में मंडवा कहते हैं। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस राज्य में किस कला को क्या कहा जाता है। गुजरात में सत्या कहा जाता है, तो महाराष्ट्र में उसे रंगोली कहा जाता है। हमारे उड़ीसा में भी हम उसको रंगोली ही कहते हैं। बिहार में अरिपन, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में चौक पूर्णा, दक्षिण भारत में कोलम के नाम से जाना जाता है। ये सभी किसी विशेष मांगलिक अवसरों पर घर में बनाए जाते हैं। किसी भी मांगलिक अवसर मतलब घर में कोई भी मंगल कार्य है, शादी ब्याह है या फिर तीज त्योहार है, तो इस तरह की रंगोली बनाए जाते हैं। कलाओं का यह अद्भुत संसार हमारी संस्कृति की पहचान है, पर हम यह भी जानते हैं कि हिंदुस्तानी कला जितनी हिंदुस्तान में दिखाई पड़ती है, उससे कहीं अधिक उसके बाहर भी है। ऐसा नहीं है कि ये जो भारतीय कलाएं हैं वो सिर्फ भारत तक सीमित हैं। ये भारत से निकलकर कई देशों में इन कलाओं का बड़ा ही विस्तृत और सुंदर रूप हमको देखने को मिलता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि जिन कलाओं को भारत के लोग भूलते जा रहे हैं, वही भारतीय कलाएं विदेशों में और भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ की कला अन्य देशों में किस प्रकार विकसित और सुरक्षित है। भारत में हिंदुस्तान के अंदर ही हिंदुस्तानी कला को जानना उसकी आधी ही कहानी को जानने के बराबर है। अगर हम भारतीय कलाओं का रूप देखना चाहते हैं ना, तो हम भारत के बाहर भी उसे देख सकते हैं। केवल भारत के अंदर हम बैठे बैठे इसको जानते हैं तो हम उसकी आधी कहानी ही जानते हैं। उसे पूरी तौर से समझने के लिए हमें बौद्ध धर्म के साथ साथ मध्य एशिया, चीन और जापान तक जाना चाहिए। तिब्बत और बर्मा और श्याम में फैलकर नए रूप करते हुए और फुटकर नए सौंदर्य पेश करते हुए हमें इसे देखना चाहिए। कंबोडिया और जावा में इसके शानदार और बेमिसाल कारनामों को देखना चाहिए। मतलब इन सारे देशों में भारतीय कलाएं फैली हुई हैं। तो भारतीय कलाओं का उत्कृष्ट रूप हमको भारत के बाहर भी देखने को मिलेगा।
यह सच है कि भारतीय कलाओं का विस्तार विश्व के अन्य भूभागों में भी हुआ, लेकिन उन कलाकृतियों के सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। देखो, अब जो भारत में जो है, भारत में हमारे तीज त्योहार या त्योहार क्या बोलते फसलों के बारे में दिखाया जाता है। उन देशों में जाने के बाद उन कलाओं का रूप वहाँ के स्थानीय चीज़ों पर वो निर्मित होती है, लेकिन उन कलाकृतियों का सृजन में क्षेत्रीय विशेषताएं हैं। गांधार शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा और तिब्बत की शैली में बनी बुद्ध की प्रतिमा की अपनी अपनी क्षेत्रीय पहचान स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब गांधार शैली में बुद्ध की प्रतिमा अलग तरीके से बनाई गई है और तिब्बत की शैली में अलग तरीके से बनाई गई है। तो चित्रकारी तो ऐसा है कि कलाकार की जैसी कल्पना होगी वो वैसे ही चित्रकारी कर सकता है। तो भारतीय कलाओं में हमने चित्रकला पढ़ा और चित्रकला का हमने इतिहास पढ़ा कि ये 4वीं शताब्दी से इसके हमको साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाओं में 7वीं 8वीं में जाकर एलिफेंटा की गुफाओं में हमने इसका साक्ष्य देखा। एलोरा की गुफाओं में देखा कि वहाँ पे बड़े विशालकाय मंदिर है और उस समय लोगों ने कितना परिश्रम करके इसे बनाया होगा। और चित्रकला जो है वो केवल शैल चित्र या चट्टानों पर ही सीमित न रहकर कपड़े पर, कागज पर या फिर किताबों पर, लकड़ियों पर भी ये किया जाने लगा। तो चित्रकारी का ये जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। और इसके अलावा अस्थायी चित्रकारी भी है जिसमें कोहबर, एपण, अल्पना, रंगोली है। और भारत के अलग अलग राज्यों की जो अलग अलग संस्कृतियां हैं उन्हीं पर हमारी चित्रकारी भी हमको देखने को मिलती है। तो चित्रकारी का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है और आज भी चित्रकारी के उत्कृष्ट नमूने हमको देखने को मिलते हैं। तो आपको इस चैप्टर में यही याद रखना है कि चित्रकारी का आरंभ कैसे हुआ, किन किन चित्रों पर कौन कौन से चित्र बनाए जाते हैं। या चित्रकारी जो है वो लोक कलाओं पर ही आधारित है। चित्रकारी अस्थायी और स्थायी दोनों तरह की होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की चित्रकारी की जाती है। जैसे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में आपके कालमकारी किया जाता है, तो महाराष्ट्र में वली किया जाता है और मिथिला में उसको मधुबनी आर्ट कहा गया है। उसके बाद राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के कलाकार जो है लकड़ियों पर आर्ट करते हैं। पंजाब में फुलकारी चित्रकारी की जाती है। तो ये जो चित्रकारी अलग अलग हैं और अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। अब भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ही यही है कि हम इसमें विभिन्नताएं देखते हैं, वैसे ही हमारी कलाओं में भी विभिन्नता देखने को हमको मिलती है। आप सब जानते हैं कि भारत का संगीत के साथ में भारतीय संगीत पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है और हर किसी को भारतीय संगीत बहुत पसंद आती है। अब भारतीय संगीत बोलने से उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हमारे लोक संगीत है, हमारा शास्त्रीय संगीत है, या हमारे संगीत के सुरों की खोज कैसे हुई, हम उसका संपूर्ण इतिहास इस पाठ पर पढ़ेंगे कि भारतीय संगीत की विरासत क्या है या फिर उसका आरंभ, उद्भव कैसे हुआ और भारतीय संगीत का आज का स्वरूप कैसा है। तो आप सब जानते हैं कि भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल से मिलता है। वैदिक काल से ही भारतीय संगीत का वर्णन है। विद्वान लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय को वैदिक काल मानते हैं। इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी और दूसरा था देसी। तो वैदिक काल में 2 तरह के संगीत का उल्लेख मिलता है, एक मार्गी संगीत और एक देसी संगीत। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था तथा नियम और अनुशासन से बंधा हुआ था। मतलब कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, पर्व त्योहार होता था तो ये मार्गी संगीत का प्रयोग किया जाता था, जो कि धार्मिक समारोहों से जुड़ा हुआ था और नियमों और अनुशासन से बंधा हुआ था। देसी लोक से जुड़ा हुआ था, मतलब लोगों के अपने मनोरंजन के लिए या अपनी रुचि के अनुसार देसी संगीत का लोग प्रयोग करते थे। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। सामवेद में गाने के जो निर्देश हैं दिए गए हैं उसे यह पता चलता है कि वैदिक महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को ही साम कहते हैं। सामवेद आपने सुना होगा, तो सामवेद का अर्थ क्या है? तो जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा, उसी को साम कहते हैं। हमारे यहाँ आगे चलकर संगीत का जो विकास हुआ इसकी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं मिलती, मतलब उस समय के जो इतिहासकार थे उन्होंने इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखा है, तो इस संगीत का हमारे पास बहुत अधिक जानकारी नहीं है।
उसका कारण यह भी है कि भारतीय दस्तावेजीकरण नहीं करते थे। मतलब उस समय सारी चीजें दस्तावेजों में या डॉक्यूमेंट्स में उसको रखते नहीं थे, इसलिए उसका वर्णन हमको कम ही मिलता है। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। जैसे चित्रकला के बारे में भी हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से जान पाते हैं, वैसे ही भारतीय संगीत के बारे में भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे क्या बोलना चाहिए प्रामाणिक वर्णन मिलता है। यह आज के शास्त्रीय संगीत से बहुत अलग नहीं था। आज जो हमारे शास्त्रीय संगीत है उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं था। अगर हमने वीणा पर दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ को सुना हो तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आज से 1000 साल पहले का संगीत कैसा रहा होगा और वह उससे कितना करीब था। मतलब हमारा जो प्रारंभिक वाद्य यंत्र था वो था वीणा। वीणा में ही जो दक्षिण भारतीय संगीतज्ञ जो गाने गाते थे वहीं से हमारे संगीत के एक प्रकार से विकास काल माना जा सकता है, या हमारे संगीत कैसा था इसके बारे में हम जान सकते हैं। भारतीय संगीत सुर, ताल, राग और काल से संबंध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। देखिए, जिनको संगीत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होगा या जो संगीत सीखते होंगे उनको पता होगा कि जो राग हैं वो अलग अलग समय में, मतलब काल अलग अलग समय में अलग अलग तरह के राग लिए जाते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव मेघ राग का संबंध सुबह से है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सुबह में कौन से राग में संगीत गाया जाता है? भैरव और मेघ राग में। दीपक और श्रीराग का संबंध दोपहर से है, तो कौशिक और हिंडोलो रात में गाए जाते हैं। तो अलग अलग रागों के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया गया था। अगर आपने भारतीय पारंपरिक बाह्य यंत्रों को ध्यान से सुना होगा तो देखा होगा कि आपका ध्यान इस ओर गया होगा कि भारतीय संगीतज्ञ किसी भी वस्तु से संगीत निकाल सकते हैं। मतलब जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वो भी प्राकृतिक चीजों से ही जुड़े हुए हैं। कई वाद्य यंत्र बांस से बने हुए होते हैं। तो जैसे वीणा है, जल तरंग है, रवाब है, दोतार है या बांसुरी। सुनकर आप इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे संगीतज्ञ जो है वो किसी भी चीज से राग सुर निकाल सकते हैं। इन सब के प्रयोग की जाने वाली चीजें हमारे आसपास के रोजमर्रा में प्रयोग होने वाली चीजें हैं। अद्भुत विशेषता के कारण यहाँ की कला सबसे अलग है। यह सहजता और प्रकृति से जुड़ाव भारतीय कला की विशेषता रही है। जो भारतीय कला है, जिसमें संगीत कला है, उसमें बहुत ही सहजता है और वो प्राकृतिक रूप से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो हमारे दिलों तक भी आसानी से पहुंच जाती है। हमारे यहाँ का मुख्य वाद्य जो है वीणा ही था। क्या आपने भी सोचा होगा कि हमारी पुरानी फिल्मों में गायक गायिका नाक से क्यों गाते थे? आपने देखा होगा कि आज से 40-50 साल पहले, 60 साल पहले जो भी मुख्य गायक गायिका होते थे ना, वो नाक से गाते थे। अब वो क्यों गाते थे? आज से 2000 साल पहले से भी गायक नाक से गाना पसंद करते थे। इसका उल्लेख भरत के नाट्य शास्त्र में मिलता है। संभवतः यह मुख्य वाद्य वीणा के सुरों तक पहुंचने का कोशिश या प्रभाव था। नाक से गाने का कारण सिर्फ यही था कि वो वीणा वाद्य यंत्र जो था उसके साथ में मिलान करते थे अपने सुरों का। ध्यान देने की बात यह है कि उत्सव और उल्लास भरा संगीत धीरे धीरे नियमों से बंधा। इसका भी शास्त्र लिखा गया और बाद में चलकर एक शास्त्रीय परंपरा शुरू हुई। पहले तो लोक संगीत ही था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इनको भी नियमों में बांध दिया गया और आगे चलकर शास्त्रीय संगीत परंपरा की शुरुआत हुई। संगीत भी लोक से ही जुड़ा हुआ है। मतलब लोक संगीत से ही शास्त्रीय संगीत भी बना है। इसमें संस्कार गीत और ऋतु गीत भी खूब मिलते हैं। संस्कार गीत मतलब हमारे जो इतने प्रकार के संस्कार हैं या फिर अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के गीत गाए जाते हैं। आपने गिरिजा देवी की आवाज में मिर्जापुर की कजरी सुनी होगी। बच्चे के जन्म पर उत्तर प्रदेश का सोहर और विवाह के गीत सुने होंगे। हर एक वस्तु का स्वागत गीतों से किया जाता है। बंगाल में वर्णामंगल, बसंतोत्सव, ग्रीष्मोत्सव गीतों के बिना कहाँ संभव है। और मध्यकाल तक आते आते अन्य कलाओं की तरह संगीत भी व्यावसायिक हुआ। और भारत का सबसे अच्छा समय वह था। संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। ऐसी कई कहावतें भी मिलती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मध्यकाल के आते आते हमारी संगीत जो है वो काफी उन्नत हो चुकी थी और संगीत का व्यवसायीकरण हो चुका था। मतलब संगीत को लोगों ने अपने व्यवसायिक रूप में अपनाना शुरू कर दिया और यह भारत का सबसे अच्छा समय था जो संगीत मनुष्य के जीवन का जरूरी अंग था। संगीत आप सब जानते हैं कि संगीत
से हमको आनंद मिलता है। संगीत का संबंध हमारे मनोभावों से है और संगीत का अर्थ ही है कि हमारे उस मनोभावों को, उस सुकून को या उस आनंद को जगाना। तो ऐसी कई कहावतें मिलती हैं जिसमें मनुष्य के जीवन का एक जरूरी अंग संगीत को माना गया है। तो इसमें संगीत कला में आपका इतना ही था कि संगीत कला का जो विकास है वो लगभग 5000 साल पहले वैदिक काल से शुरुआत हो गया था उसका, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के लोक संगीत का हम प्रयोग करते हैं। और साथ ही आपने शास्त्रीय संगीत के बारे में पढ़ा कि शास्त्रीय संगीत जो है व्यावसायिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो संगीत हम लोगों से ही जुड़ा हुआ है और हमारे प्रकृति से भी जुड़ा हुआ है और हमारे जीवन का एक या हमारे रोजमर्रा का एक अभिन्न अंग है। तो आज की क्लास में इतना ही। संगीत कला वैसे तो बहुत आसान है आपके लिए, इसको पढ़ना और समझना भी बहुत आसान है। फिर भी अगर कोई आपके मन में कोई शंका है तो आप उसको सवाल करके पूछ सकते हैं।